नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगली बार जब लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण जैसे मसलों पर बोलें तो उन्हें सिर्फ राजनीतिक बयान समझकर खारिज मत करिएगा, क्योंकि योगी वो हैं जो ऐसे मसलों को निपटाने के लिए सबसे पहले सख्त कानून लेकर आए। और अब जबकि ये देखा गया कि इस कानून के बावजूद इस तरह के घिनौने अपराध पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो उसमें संशोधन भी लेकर आए। योगी सरकार ने लव जिहाद के मौजूदा कानून में बदलाव करके अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई अपराधों में सजा दोगुनी कर दी। पहले धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। अब इस क्राइम के लिए 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग लड़की अगर SC ST है और अगर उसके साथ लव जिहाद जैसा कोई कांड हुआ है तो पहले 2 से 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर भी अब 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसे भी बढ़ाकर अब 7 से 14 साल जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। झांसा देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने या इस तरह से किसी तरीके से अगर धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन किसी का कराया जा रहा है तो उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अब अदालतें पीड़ित के इलाज खर्च और पुनर्वास के लिए भी राशि जुर्माने के तौर पर वसूल सकती है आरोपियों से। और इस बार अवैध धर्मांतरण की फंडिंग करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कानून के खिलाफ जाकर धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस बार कानून के तहत क्राइम माना जाएगा। किसी विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से अगर धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग ली गई है तो संस्था के संचालकों पर भी एक्शन लिया जाएगा। लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ विपक्ष योगी के इस एक्शन को लेकर परेशान है। सियासी विरोधियों ने एकजुट होकर योगी पर धावा बोल दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं जरा एक बार सुनिए आप। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। ये जिहाद कहाँ से जिहाद आ गया? क्या जिहाद? 2 लोगों के बीच का मसला है। क्या हिंदू मुसलमान में शादी नहीं करते? क्या मुसलमान हिंदू में नहीं शादी करते? ये कब तक इन चीजों में दखल, इसी चीजों में अटके रहेंगे? 2 लोगों का अपना मामला है, अपना आप देख रहे हैं, अपना आप करें, उससे क्या लेना देना है किसी तीसरे का? हमने केवल सजा बढ़ाई है और केवल ये दो पैराग्राफ जो बढ़ाए हैं वो केवल किसी भी प्रकार से लालच देकर, प्रलोभन देकर, किसी प्रकार से माइनर को उसको अगर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन उसका कराया जाता है तो उसी के ऊपर लागू हो। जो स्वेच्छा से करता है उसके ऊपर हमारा कुछ बात ही नहीं है। तो लव जिहाद और धर्मांतरण कोई हवाई खेल नहीं है या फिर कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अगर आप ऐसा समझते रहे हों तो आपको इसकी गहराई तक जाने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि ये कैसे इस देश में एक सिलसिलेवार तरीके से, संगठित तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। अगले 1 घंटे हम आपको इस सुलगते हुए मुद्दे से जुड़ी हुई हर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और इससे जुड़े हुए सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसको कि लेकर के आज आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो एक बार देख लेते हैं वो सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम को आप कैसे देखते हैं? धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है आपके सामने, अवैध धर्मांतरण से खतरे में हिंदू हैं, और ऑप्शन बी, नए कानून से अवैध धर्मांतरण का धंधा रुकेगा, और ऑप्शन सी है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून लाया गया है।
ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए। सवाल नंबर 2 है, आप लव जिहाद के आरोपों को कैसे देखते हैं? और इसमें आपके सामने ऑप्शन है, लव जिहाद एक बड़ी साजिश है जो कि हिंदुओं के खिलाफ चल रही है इस देश में। ऑप्शन बी, टारगेट पर हिंदू बेटियां हैं और ये एक लंबे समय से ये काम चल रहा है इस देश में। और ऑप्शन सी, ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके सामने सवाल नंबर 2 के लिए। और दिखाइए सवाल नंबर 3, धर्मांतरण पर विपक्षी पार्टियों के रुख को कैसे देखते हैं आप? और इसमें ऑप्शन है, विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन बी, बड़ी समस्या से नजरें फेर रहा है विपक्ष। ये जो धर्मांतरण और लव जिहाद की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है जिस पर कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता। और ऑप्शन सी, विपक्ष अहम मुद्दों को तरजीह दे रहा है और उस जो देखा जाए तो धर्मांतरण और लव जिहाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि जो विपक्ष उठा रहा है वो असली मुद्दे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इन तीनों सवालों के जवाब में? हमें बताना शुरू करिए। और आपको जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पे इस समय QR कोड दिखाई दे रहा है, उसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोट करना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे की तरफ। तो अवैध धर्मांतरण की समस्या कितनी बड़ी है और देश में ऐसे कट्टरपंथियों की जड़ें कितनी गहरी है, उसे बताने के लिए, उसे समझने के लिए अवैध धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हालिया टिप्पणी थी उसको जरूर याद रखना चाहिए। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की इजाजत अगर इसी तरीके से दी जाती रही तो ये बहुत दूर नहीं है जब भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, यानी कि हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कोर्ट ने धर्मांतरण कराने वाले धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन कराने वाले आयोजन संविधान के आर्टिकल 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। आर्टिकल 25 किसी को भी कोई भी धर्म मानने, पूजा करने और अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी देता है, लेकिन धर्म प्रचार की स्वतंत्रता का मतलब धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं है और इन दोनों का फर्क समझना जरूरी है। योगी सरकार के नए कानून और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी को जब आप आंकड़ों के सामने रखकर देखेंगे तो हालात और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसी साल मई में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक स्टडी आई थी, एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% तक घट गई, करीब 8% घट गई, जबकि मुसलमानों की आबादी इसी दौरान 43% बढ़ गई, 43.15% बढ़ गई। आप सोचिए, एक तरफ हिंदुओं की आबादी घट रही है 8% और दूसरी तरफ 43% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। अवैध धर्मांतरण करवाने वाले साजिशकर्ता कितना सिस्टमेटिक तरीके से सिंडिकेट चला रहे हैं। पिछले दिनों जब PFI पर जब छापे पड़े थे तो उसका भी खुलासा हो गया। महाराष्ट्र ATS ने पड़ताल के बाद एक खुलासा किया था कि PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। PFI के आतंकियों के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें ATS ने एक इंडिया 2047 भारत में इस्लामिक शासन करके एक दस्तावेज भी जब्त किया था। उसके हवाले से बताया था कि जो जब्त किए गए दस्तावेज हैं उसमें PFI सदस्यों को 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाना है इसका पूरा रोड मैप समझाया गया, बताया गया था कि वो कैसे चरणबद्ध तरीके से भारत में मुसलमानों की आबादी भी बढ़ाई जाएगी, उनका वर्चस्व भी बढ़ाया जाएगा और कैसे फिर एक इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम भारत को लेकर जाएंगे। तो गरीब हिंदुओं को सिर्फ मुस्लिम बनाने का ही खेल नहीं चल रहा, बल्कि दावा यह भी किया जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों में ईसाई मिशनरीज भी हिंदुओं को टारगेट कर रही, जिसकी एक गवाही भी आपको हम दिखाएंगे। चर्च ऑफ हाईलैंड से जुड़े हुए पादरी क्रिस हॉजेज ने दावा किया है कि दुनिया भर में धर्मांतरण कराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चल रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए लाखों लोग दूसरे धर्मों से ईसाई बनाए जा रहे हैं। एक बार बाइट सुनिए जरा, एक बार उनका बयान सुनिए।
1970, there were 1.2 billion Christians. Guess what? In 2020, 2.6 billion Christians on planet Earth. Take a praise break and give God some praise for that. It's awesome. And of course, we invest strategically into world missions at a level that you don't even know. We don't even talk to you much about it for security reasons, because most of the places are very, very dangerous, especially where the gospel is needed the most. But at places where it's needed the most, it's growing the most. And so we strategically invest what you give every month. We strategically invest it. And just in 2020, from January to this Sunday on August 21st, you ready for this? Just in the efforts that we are supporting, 698,975 conversions this year alone. तो अब सोचिए जरा, जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे उसके हिसाब से 50 सालों में, पिछले 50 सालों में दुनिया में ईसाइयों की आबादी 2 गुनी से ज्यादा हो गई उनके हिसाब से। और सिर्फ 2020 के आंकड़े दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि भाई 7 लाख, करीब 7 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन हम दुनिया में करा रहे हैं सिर्फ इस साल। अब आप सोचिए कि किस रफ्तार से दुनिया भर में ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। और क्या लगता है आपको कि भारत इससे अछूता है? साफ तौर पर अवैध धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिख रही है। लोगों को ईसाई बनाने के पीछे खूब पैसा बहाया जा रहा है। चंगाई सभाओं के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई बनाया जा रहा है। यह सीधे सीधे देश का माहौल खराब करने की साजिश है। सोशल मीडिया पर ऐसे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें सैकड़ों की भीड़ हालेलुया हालेलुया करते हुए आपको शोर मचाते हुए दिखेगी और बेहोश होने वाले लोगों को पादरी अपनी चमत्कारी शक्ति से उठा देता है। ऐसे ढोंगी पादरी आज देश के कमोबेश हर राज्य में सक्रिय हैं और बड़ी संख्या में लोगों को इस हिंदू से ईसाई बनाने के खेल में जुटे हुए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जो संशोधित कानून है, इस कन्वर्जन के बड़े खेल को रोक पाने में कामयाब हो पाएगा? क्या इसी तर्ज पर देश के दूसरे राज्यों में भी एंटी कन्वर्जन कानून लाने की जरूरत है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर कि आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मनीष शुक्ला हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। विनोद बंसल वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा मोहम्मद अतीक हैं जो कि मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी, आपके नेता कह रहे हैं कि ये एक बार फिर से सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है बीजेपी, और ये एजेंडा पहले भी फेल हो गया है और एक बार फिर से फेल होने वाला है। भाई, इसमें सांप्रदायिक एजेंडा क्या है? अगर इस देश में अवैध तरीके से धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून लाया जा रहा है तो इसमें सांप्रदायिक एजेंडा क्या है? आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण को खुली छूट दे देनी चाहिए? ये कानून तो देखिए पहले से था। इसमें पुरानी बोतल में नई शराब डालने का काम किया है इन्होंने। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका भी जो रिजल्ट आया है क्या नाम है लोकसभा चुनाव का, जहां ये बुरी तरह से यूपी में हार गए। इनको उम्मीद थी कि 80 की 80 मिल जाएगी, 400 पार हो जाएंगे। तो जनता ने इनके सांप्रदायिक जो इनके विचार है उनको दरकिनार करते हुए इनको किनारे कर दिया। उसमें अब इसको फिर से ये आग देना चाहते हैं। उस आग को देने के लिए इन्होंने ये काम किया है। भाई, ये तो ऑलरेडी कानून बना ही हुआ था। कानून बना हुआ था। अब आप लव जिहाद की बात करेंगे, चलिए ठीक है भाई, लव जिहाद की बात रंजीत भाई करिए। मेरी मदर हिंदू है, आज भी जिंदा है। अब नौबत ये आ गई कि मेरे लड़के की शादी होने वाली है, चौथी जनरेशन वो देख लेंगी, तो क्या कोई जाति हो गई उनके साथ? क्या इसको लव जिहाद कह देंगे आप? मेरी चाची है, वो भी नेपाल की राणा फैमिली से। मेरे एक छोटे भाई की बीवी है, कजन भाई है, उसकी बीवी है, वो बंगाली ब्राह्मण है। एक भाई की बीवी है तो वो कजन भाई की बीवी है तो वो क्या नाम है यहूदी है, पोलिश है, पोलैंड की है। तो क्या आप इसको लव जिहाद कह देंगे? सबके बच्चे हैं, सब आज अपने घर में राजी खुशी हैं, तो कोई तो हमारे वहां तकलीफ है नहीं। तो उस पर इस पर रोक लगाने की बात हो भी कहां रही है? तारिक अहमद लारी तो स्पष्ट तौर पे आज मंत्री ने भी कहा ना सदन में। उन्होंने कहा कि भाई अगर स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। पहली बात, अगर स्वेच्छा से दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोगों के साथ शादी ब्याह कर रहे हैं उसमें भी कोई रोक नहीं है। लेकिन पहचान छुपाकर कन्वर्जन कराने के इरादे से अगर लड़कियों को बहला फुसला के कर उसकी शादी कराई जा रही है
तो ये कानूनन रंजीत जुर्म होगा भाई, और सुन तो इसकी सजा लीजिए। मिलेगी। सुन तो लीजिए, देखिए मुसलमान अपनी पहचान चेहरे से छुपा सकता है, बाकी और कहीं से छुपा नहीं सकता है। जब आपके रिलेशन हो जाएंगे तो आपकी खुल्लम खुल्ला पता चल जाएगा कि आप मुसलमान है कि हिंदू है। हाँ। तो ये अगर लड़की कहे कि हाँ। हमारे निजी संबंध होने के बाद हमको पता चला, निजी संबंध 4 साल से चल रहे हैं, उसके बाद वो 4 साल बाद कहे कि हमको पता चला कि ये मुसलमान है, तो ये कोरी कल्पना और बकवास है। और ये तारिक सिर्फ अहमद इस लारी, कानून का तारिक दुरुपयोग अहमद करने लारी, के लिए तारिक किया जा अहमद रहा है। लारी, ऐसे जो ना, ऐसे सैकड़ों आप जो कह रहे हैं ना, मैं इतनी ओछी बात जो है ना, मैं टीवी के डिबेट में मैं शामिल नहीं करना चाहता हूं। ये ओछी बात नहीं है, सुनिए मेरी प्रैक्टिकल बात सुन बात है। लीजिए, मेरी बात सुन ये आपको लीजिए। ओछी ऐसे लगती होगी क्योंकि आपको सैकड़ों उदाहरण ओछी मिले नहीं लग रही हैं, है। ऐसे सैकड़ों जो उदाहरण मिले सच्चाई हैं है, तारिक अहमद वो लारी, आपको नहीं लग जहां रही पर है, कोई लेकिन ओछी बात आपको मुसलमान तारिक आदमी अहमद लारी की जो अपनी सच बात है, पहचान, वो अपना उसी आधार की कार्ड, है। अपना पैन अरे कार्ड, अपना छोड़िए, पूरा अरे दस्तावेज छोड़िए, हिंदू नाम से बनवाया अरे हुआ है। छोड़िए, वो 90% क्यों इंटीमेसी ये के बाद इंपर्सोनेशन पता का नहीं काम हो रहा चलेगा है? कि कौन- क्यों कौन पहचान मुसलमान छुपाने है, का कौन काम हो रहा है? हिंदू है। बताइए ना, इसके पीछे मोटिव क्या है? इंटीमेसी होने के बाद भी पता चलता है कि कौन हिंदू है, कौन अरे मुसलमान है। मैं ये कह रहा हूं प्लीज कि ऐसी लेकिन बात ना पहले करिए। इंटीमेसी तो बाद में होती है ना, इंटीमेसी तो बाद में होती है ना। अब तारिक अहमद लारी, पहले तो फर्जी आदमी, वो धूर्त आदमी, वो धूर्त मुसलमान जो है पहले किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, उसके बाद इंटीमेसी की बात होती है ना। सच्ची बात है। इस और धूर्तता सच बात को है, ओछी बात आपको सपोर्ट लग करेंगे सकती आप? है। ओछी बात उसको लगती है जो गोदी मीडिया है, जो एडल्ट बात है, और सच्ची बात है, उसको समझिए। और अब दूसरी सुनिए बात, एक बात और, दूसरी बात, तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, हम यहाँ कानून के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए हैं, और कानून में जो धोखाधड़ी और धूर्तता जो चल रही है ना, धूर्तता से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हम उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ आज खड़े हैं। ठीक है ना? आप ऐसी बात मत करिए जो कि हमारे जो मर्यादा के दायरे में जो बातें नहीं हो सकती ना, उससे बाहर जाने की कोशिश मत करिए। कानून बना हुआ था, फिर किस लिए इस पर डिबेट हो रही है? क्या इस पर पहले डिबेट नहीं हुई है? ये तो कानून 100 बार हुई है, और हर बार आपने, और हर बार आप यही थोथी दलील देते हैं, और हर बार आप जैसे लोग यही थोथी दलील देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है कि जो लोग सैकड़ों हजारों लोग, जो मुसलमान नौजवान जो अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को फंसाते हैं, उनका अपराध माना जाएगा कि नहीं माना और जाएगा? उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाते हैं आप। ओछी मानसिकता, घटिया कमाल करते हैं आप। घटिया लोगों की बातों को लेकर ये डिबेट करते हैं आप। उन्हीं विनोद के साथ बंसल भाई, आपके पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि भाई इसमें 2 लोगों का मामला है, तीसरा आदमी कहां से आ गया? भाई तीसरे आदमी को आने की जरूरत, सरकार को आने की जरूरत तब पड़ी जब इसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा हो रहा है, बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ धोखा हो रहा है, बड़ी संख्या में विदेशी फंडिंग लेकर के और लोगों का सामूहिक कन्वर्जन कराया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। तब एक कानून लाया गया, और उस कानून को, उसका विरोध करने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई 2 लोगों का मामला है। भाई 2 लोगों के मामले पर तो कोई रोक ही नहीं है, सरकार खुद कह रही है। पहले तो मैं आपके शो पे जो भाषा का प्रयोग हो रहा है इस पे मैं सख्त ऑब्जेक्शन देता हूँ। रंजीत जी, मैं समझता हूँ ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इस तरह के भाषा का प्रयोग अगर हो बिल्कुल, हम भी इसको इंडोर्स नहीं करते, और हमने दोनों लोगों को बोला कि इस तरह की भाषा मुझे लगता है आपको शोभा नहीं देता। दूसरी चीज रंजीत, और रंजीत जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसने पूरी कम्युनिटी को उसने गाली दी है, ये एक्सेप्टेबल। मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूँ, छोड़ो मैं आपसे क्या बोलूं, मैं अपेक्षा नहीं करता। ये बिल ऑब्वियसली ये पूरी संपूर्ण भारत की एक मिनट नहीं, महिलाओं को गाली दी है इसने। एक मिनट विनोद बंसल, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, अब आपको बोलने का मौका दिया गया था ना, ठीक है? दूसरी चीज, देखिए बिल लाए, आपको जो करना है कीजिए, हिंदू मुसलमान करना है कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ जो आपके इंट्रोडक्शन में है। एक, किसी भी एक रैंडम पेस्टर को आपने उठा दिया, उसका कोई वीडियो यूट्यूब का बना दिया, बता दिया इससे ये कन्वर्जन हो रहा है, उससे भारत का क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, जहां तक आपका सवाल है कि वो प्राइम मिनिस्टर की स्टूपिड इकोनॉमिक कमेटी, मैं बड़े जिम्मेदारी से, इकोनॉमिक कमेटी को क्या करना है हिंदू मुसलमान में मुझे समझ में नहीं आया। वो डेटा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ स्टूपिड इकोनॉमिक कमेटी का रिपोर्ट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ स्टूपिड इकोनॉमिक कमेटी का रिपोर्ट था, इसलिए वो इलेक्शन, मैं इकोनॉमिक कमेटी की किसी धर्म पे नहीं बोल रहा हूँ। सर मैं आपका शो छोड़ दूंगा, अगर आप नहीं चाहते मेरी बात, नहीं तो क्योंकि इकोनॉमिक कमेटी का कोई लेना देना। आपको रोक कौन रहा है भाई? कौन बीच में बोल रहा है? बीच में विनोद बंसल बोल रहे हैं, उनको बोलिए प्लीज चुप बैठिए, उनका कोई नहीं बोल रहा है, आपकी आवाज जा रही है। बोल रहे वो बोल रहे, ठीक है, नहीं बोल रहे हैं आप, मैं डिस्टर्ब अगर बोल भी रहे तो उनकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए आप।
हाँ। नहीं, पर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उनकी आवाज आ रही है मेरे अंदर, मेरे कानों में। दूसरी चीज के उस इकोनॉमिक कमेटी का रिपोर्ट इलेक्शन के पहले लाया गया था हिंदू मुसलमान करने के लिए। वो रिपोर्ट को आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की रिपोर्ट है वो कहती है कि TFR दोनों हिंदू और मुसलमान का लगभग एक जैसा है। अब तीसरी बात आते हैं कन्वर्जन के ऊपर। वो जो रिपोर्ट का बेसिस है, जिस नहीं रिपोर्ट के तहसीन, basis ये पे गलत है। मुसलमान का ये आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। हिंदू और मुसलमानों का TFR एक नहीं है। और आपने कहां से कोट कर रहे हो? आप हमें बताओ। हिंदू का TFR 1.9 है और मुसलमानों का TFR अभी भी 2 से ज्यादा है। दोनों का एक नहीं है। 2.2 है। नहीं, 2.2 नहीं है। अगेन 2.2 नहीं है। 2.2 है। मैं अभी आपको लास्ट रिपोर्ट में 2.2 है। हाँ। 2.2। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, मैं अपनी बात। और जो डिफरेंस है और जो लगातार सबसे ज्यादा गिरावट मुसलमानों में, ये देश मुसलमान राष्ट्र बन ही नहीं सकता। लेकिन और ये TFR का ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है एफिडेविट पे। लेकिन मेन चीज है जो कन्वर्जन का मुद्दा है, इसमें 2 चीज आपको समझनी होगी। ये पूरा मुद्दे में आपको ये लग रहा है कि लड़कियां, चाहे वो हिंदू लड़कियां हो, मुसलमान लड़कियां हो या कोई भी, ये एंटी विमेन मुद्दा है। क्योंकि लगता है कि लड़कियां बेवकूफ है। क्योंकि ये कन्वर्जन का मुद्दा कब आएगा? अगर लव अफेयर हो, और तो कोई अरेंज मैरिज में आएगा नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। तो मान लो किसी लव अफेयर में एक लड़का किसी को बेवकूफ बना, 1 सेकंड के लिए हम मानते शुरू करते हैं, तो क्या उसका फेसबुक अकाउंट नहीं होता, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा? वो भी फेक बना है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट आईडीज लगती है अकाउंट्स बनाने के लिए। इसलिए बीजेपी की IT सेल बंद हो गई, क्योंकि बॉट्स निकल गए। तो आपको अकाउंट के लिए अब आईडी फेक बनती है, पासपोर्ट फेक बनता है, आधार कार्ड फेक बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस फेक बनता है। अगर बनता है तो सरकार को पूछे कैसे बनता है। अच्छा, अगर एक लड़की और लड़के का अफेयर है, मान लो एक लड़की का अफेयर है किसी लड़के के साथ, मान लो मुसलमान लड़का है, उसने अपना हिंदू नाम लिया, वो उसके दोस्तों से नहीं मिलेगी, उसके परिवार वालों से नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी की बात हुई, उसके आसपास के लोगों से नहीं मिलेगी, घर पे नहीं जाएगी, देखेगी नहीं उसके आसपास कौन था, उसे पता नहीं चलेगा ये साहिल नहीं सलीम है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? कहां से हो रहा है? लेकिन आप किस तरह की बात कर रहे हो तहसीन, कि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करने के पहले उसका वेरिफिकेशन करने जाएगी उसके गांव में, उसके इलाके में, और उसके कमाल बात करते हुए गांव में प्यार होता है, गांव में प्यार होता मतलब है। आप ये कह रहे हो कि एक लड़की किसी से प्यार करेगी, किसी आदमी से, तो पहले उसका सारा दस्तावेज चेक करेगी, उसके बाद उसके मोहल्ले में जाएगी, उसका पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालेगी, और जब ये तय कर लेगी कि नहीं ये आदमी मुसलमान नहीं है, तभी वो उससे प्यार करेगी। कमाल है यार। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। और आप उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हो, जो आदमी इतना फर्जीवाड़ा करके किसी को धोखा दे रहा है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे हो। आप ये जवाबदेही लड़कियों पे थोप रहे हो कि वो लड़की पहले वेरीफाई क्यों नहीं करती। मनीष शुक्ला, ये है तहसीन पूनावाला का आर्गुमेंट कि भाई लड़की को सब वेरीफाई करना चाहिए, कि उसका घर, परिवार, मोहल्ला, गवर्नमेंट ऑफिस, सब जगह जाके उसके बारे में तहकीकात करे, उसके बाद उसका प्यार का प्रपोजल वो लेगी कि नहीं लेगी, उसको उस पर फैसला करे। लेकिन वो आदमी जो धोखा दे रहा है, जो धोखेबाज है, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे तहसीन पूनावाला। मनीष शुक्ला, देखिए रंजीत जी, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम संशोधन 2024 इसीलिए कड़ा किया गया है कि इन पीड़ित लड़कियों के साथ जो इनके छल प्रपंच में आकर अपने जीवन को नरक बनाती हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी होगी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खड़ी होगी। और ये जो छलावे में रखकर लड़कियों का जीवन नरक बनाने के लिए उतावले हैं, उनको कड़ी सजा मिले, इसके लिए कानून आज विधानसभा में पास हो गया है। विधान परिषद और राज्यपाल से सिग्नेचर होते ही ये कड़ा कानून उम्र कैद वाला भी पास हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कानून के विधानसभा में पास होते ही ये आपके पैनल पर बैठे लोग बिलबिला रहे हैं, तमाम प्रकार के तर्क दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और सपा जैसे दल ऐसे लोगों को पहले संरक्षण देते आए थे। और हमारा 19 मार्च 2017 के पहले पूरा आरोप था, हम लोगों ने तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखी जिसमें अखिलेश यादव ऐसे तत्वों के साथ खुले आम खड़े नजर आते थे, चूंकि ये उनका वोट बैंक था। मैं फिर कहता हूं कि ये कानून सभी धर्मों के लिए है। जो भी बेटी छलावे में आएगी, जिसके साथ भी छल प्रपंच से या बहकावे से या भय के साथ इस तरह की घटना होगी, उसके लिए कानून बनेगा। लेकिन बिलबिला कौन रहा है, परेशान कौन है, दिल पे कौन ले रहा है, उससे चेहरे स्पष्ट हो रहे हैं। उससे स्पष्ट हो रहा है ये जो तहसीन पूनावाला किसकी सहानुभूति किसके साथ है और कौन किस लाइन पे पॉलिटिक्स कर रहा है। आज इस बहस में वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं मोहम्मद अतीक के पास जाऊंगा।
मोहम्मद अतीक के पास जाऊंगा और एक लास्ट कमेंट लूंगा। मोहम्मद अतीक, आपको मैं समय कम दे पाया क्योंकि आज मुझे केरल की रिपोर्ट दिखानी है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी है। वहां हमारी सहयोगी पिंकी राज पुरोहित पहुंच चुकी है, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक कमेंट लूंगा मैं मोहम्मद अतीक भाई, जब ये कानून सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू हो रहा है, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहा है, तो ये इसको हिंदू मुसलमान क्यों बनाया गया? आपने उनको पूरा समय दिया। रंजीत जी, देखिए, मैंने अभी आपकी पूरी डिबेट सुनी, मुझे लगा था कि आप पूरा तवाजुन बरकरार रखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप तवाजुन बिगाड़ के चले जा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा ये कि मुझे वक्त बहुत कम दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद मुसलमानों के कमेंट को झेल नहीं पाएंगे। मगर मैं जो कहता हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो कानून में संशोधन किया उसका हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे। भाई, मुसलमान लड़कियों को धोखा देकर जो शादियां करी गई हैं उनको मार डाला गया है, हमारे पास भी डेटा है। और इसी कानून के तहत जिन्होंने मुसलमानों के साथ छल और प्रपंच किया है, हम उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी कि आपने कानून बनाया और हमको ये जो है इस्तेमाल करने का मौका दिया। अब आप देखिए, हमारे पास भी डेटा है, ऐसा तो है नहीं इस कानून में सिर्फ मुसलमानों का नाम है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुसलमान लड़कियों को भी धोखा दिया है। हम भी यही करने वाले हैं। अगर धोखा दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इस कानून के तहत। आपको उसका स्वागत करना चाहिए। मोहम्मद पार्टी के लोग जो बिलबिला रहे हैं, ये जो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिला रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये अयोध्या हार चुके हैं। अब इनको बाय इलेक्शन में जाना है, उसकी खींच नहीं उतार पा रहे हैं, इसकी खींच उतारनी पड़ेगी इनको। ठीक है, ये डर है इनको, ये इनको डर है कि अब बाय इलेक्शन में कैसे जीतेंगे। ठीक है, आज इस बहस को हम यही खत्म करते हैं और एक बार फिर ये ताकीद करके जाते हैं कि भाई, इस बहस में किसी भी तरह की पर्सनल आक्षेप करना या किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोलना जो कि एक तरीके से मर्यादा के दायरे में नहीं है, जो कानून के दायरे में नहीं है, ऐसी बातें बोलना ये बिल्कुल अशोभनीय है और इसको हम किसी भी तरीके से इंडोर्स नहीं करते, इसको हम किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। और अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये उनके अपने विचार हैं और हमारी एकदम क्लियर कट इसमें मैं अगेन कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि इस तरह के किसी भी शब्द को या किसी भी विचार को हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते और किसी तरह के कट्टरता या किसी भी तरह के कट्टरपंथी विचार को यहाँ पर कोई तरजीह नहीं देते। इसके अलावा आज एक बार जो देश के मूड मीटर के विनर हैं, एक बार जल्दी से उनका नाम दिखा दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम केरल की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें पिंकी राज पुरोहित बता रही हैं कि कैसे वहाँ पर जो त्रासदी आई है उसका क्या हाल है। अभी वहाँ पर ले चलेंगे हम आपको। तो शशि चौधरी उत्तर प्रदेश की हैं और इसके अलावा हेमाराम राजस्थान के, इसके साथ राजकुमार महतो मध्य प्रदेश और विनोद सुदम पटेल महाराष्ट्र के हैं। इनको आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम और इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो मूड मीटर यहीं खत्म करते हैं और ले चलते हैं आपको वायनाड, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक बहुत बड़ी तबाही आई है और वहां अभी क्या हालात हैं, हमारी सहयोगी पिंकी राज पुरोहित वहां पहुंची हैं, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि इस हादसे में अब तक मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है और 93 लोगों की मौत हो चुकी है और 128 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत तेजी से और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तीनों सेनाएं शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों का बचाव किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है और वहां पे अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने का या उस कीचड़ में धंसे होने की आशंका जताई जा रही है और हो सकता है कि ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वक्त के साथ और आगे बढ़े, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। और टाइम्स नाउ की संवाददाता पिंकी राज पुरोहित वायनाड पहुंची हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा है, आंखों देखा हाल जो है, अब आपको हम दिखाते हैं। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चियां, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई जो इस मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश इन तमाम रेस्क्यू टीम्स द्वारा की जा रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लिया जा रहा है।
जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पुल एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है, टूट चुका है। सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जैसे ये भूस्खलन आया, चारों तरफ अब केवल और केवल ये पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ऐसे में लोगों को इस तरह से एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो तमाम मेडिकल टीम्स है वो स्पॉट पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को असिस्ट कर सके, उनका इलाज कर सके। तो ये तस्वीरें लगातार आप टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर देख रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, तमाम डिफेंस फोर्सेस जो है वो सुबह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। जल्द से जल्द लोगों को, जो आसपास के जो गांव हैं, उन आसपास के गांव से जो है इस तरह से एवैक्यूएट किया जा रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो तस्वीरें जैसे कि आप लगातार आपको दिखा रहे हैं, को इस शोर से उस शोर तक लेके जाया जा सके और जल्द से जल्द उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इसीलिए टेम्पररी पुल जो है वो इंडियन आर्मी के MEG यानी मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा बड़े बड़े पेड़ की जो स्टेम है, बड़े बड़े पेड़ों को काटकर एक टेम्पररी लकड़ी का पुल जो है वो बनाया जा रहा है रस्सियों के सहारे, ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू वर्क में जो है और भी ज्यादा मदद मिल सके। लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण जो है काफी चुनौतियां बढ़ रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगी हुई है। तो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वायनाड में और हम आपको सीधी तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित लैंडस्लाइड के शिकार ऐसे ही एक और गांव में पहुंची जहां पर कि अभी भी लोगों को एम्बुलेंस से बाहर निकालने का काम चल रहा है और देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पूरा। टाइम्स नाउ भारत की जो टीम है वो लगातार तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आप तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी कि किस तरह से केरला में जो लैंडस्लाइड है वो कितना भयावह है। और जब लोग चैन की नींद सो रहे थे उस दौरान अचानक रात को लैंडस्लाइड ने तमाम लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह कर दी। ये जो मलबा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लिए भी चलना काफी मुश्किल हो रहा है और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण इस तरह का ये मलबा जो है वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार कर रेस्क्यू टीम से सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को जो है सुरक्षित निकाला जाए और इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस मलबे को पार करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, तो ये अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि रेस्क्यू टीम्स के लिए ये कितना मुश्किल होगा। इन एम्बुलेंसेस के जरिए जो है घायलों को आप देख सकते हैं इस तरह से एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है रेस्क्यू टीम्स किस तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। उनकी प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बहुत ही दुखद लैंडस्लाइड, जहां पर लोग जब देर रात को सो रहे थे उस वक्त अचानक इस लैंडस्लाइड ने न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी। ये जो मलबा आप इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उसके बावजूद तमाम जो टीम्स है वो लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। भैया कितना मुश्किल हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, ये मलबा इतना ज्यादा है, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? मुश्किल तो काफी हो रहा है, लेकिन मुश्किल से हम इसको परवार नहीं करके हम चाहते हैं तो और बाकी दुनिया की सेव हो जाए और अच्छा से जितने लोग को वहाँ पे है वहाँ से अच्छा तरीके से उनको यहाँ पर सही सलामत करा जाए, वो हमारा उम्मीद है और हम लगा रहेंगे, आगे तक लगते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हुआ है। और इनके लिए हम इतना ही करेंगे कोशिश। जय जवान जय किसान।
देखिए तो ये स्पिरिट है, ये हमारे इंडियन आर्मी की स्पिरिट है कि लगातार जो है लोगों को निकाल रहे हैं सुरक्षित। तमाम चुनौतियों के बावजूद वे पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। और इसमें सबसे बड़ा जो है एक वॉलंटियरी जो है वो लोकल्स का भी है, जो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि एम्बुलेंसेस को जगह मिल सके, जो बेवजह लोग यहाँ पर जुट रहे हैं उन्हें जो है रोका जा सके। और पूरी तरह से रोड क्लियरेंस को लेकर जो है ये वॉलंटरली काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि जब लैंडस्लाइड हुआ होगा और जिस तरीके से ये हादसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कीचड़ का एक तरीके से सैलाब आया और लोग उसमें बहते चले गए, जो फंस गए उसमें दब के रह गए। बहुत सारे लोग, अभी जाहिर सी बात है कि सर्च ऑपरेशन का काम अभी भी चल रहा है और आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसकी आशंका जताई जा रही है कि ये अभी आंकड़ा और आगे बढ़ने वाला है। अब आपको हम एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि जब हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हादसे वाली जगह पे जा रही थी तो वहां लोगों के बचाने के लिए कैसी अफरा तफरी मची हुई है और किस तरीके से अभी भी एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हुई है और कैसे कितना बड़ा टास्क है अभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराना, वहां से बाहर निकालना हादसे की जगह और आसपास के इलाकों से। ये कितना बड़ा अपहिल टास्क है, जरा एक देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं एम्बुलेंसेस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नजदीक की जितनी भी अस्पताल है उन्हें पूरी तरह से मुहैया कराया गया है और एडिशनल टीम्स भी जो है वो बुलाई गई है ताकि पूरी तरह से इन लोगों को जो है अटेंड किया जा सके जो काफी गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो 80 के पार पहुंच चुका है मरने वालों का और 100 से अधिक लोग जो है वो रेस्क्यू कर अभी घायल अवस्था में है। और ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार इसी तरह की एम्बुलेंसेस जो है अब पूरे रास्ते में यहाँ पर दिखाई दे रही, जहाँ पर लोगों को निकाल कर उन्हें रेस्क्यू कर तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने का काम जो वो किया जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि तमाम जो लोकल्स है यहाँ पर वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा जो इलाका है वो एम्बुलेंसेस को खाली मिले और तमाम जो लोग हैं लोकल वो यहाँ पर वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे कि वॉलंटियर की तरह यहाँ पर ये जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे ताकि एम्बुलेंसेस को जो है किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो उन्हें नजदीक अस्पताल तक पहुँचने में। तो ये जो यहाँ पर जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है इन लोकल लोगों के द्वारा। तो वायनाड के जिस इलाके में त्रासदी, ये जो तबाही हुई है वहाँ पर वो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। इसलिए जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उसमें लोकल लोग तो हैं ही, साथ में बड़ी संख्या में जो बाहर से आए हुए लोग सैलानी थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है और ये जो आंकड़ा है मरने वालों का, घायलों का, या ये दोनों आंकड़ा अभी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि किसी को पक्के तौर पे नहीं मालूम कि इसके शिकार लोगों की संख्या कितनी है। तो इससे जुड़ी हुई जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो अपडेट है वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।